कैपिटलाइजेशन इज बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी रेज्ड, वो अमाउंट जो हम रेज कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए. Further, the securities through which the capital is to be raised and the relative proportion of various types of securities to be issued. कि हम जो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, जो रेज ऑफ फंड्स कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, फ्रॉम इक्विटी और फ्रॉम डेट, कैसे कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं उसको. क्लियर. लास्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, उसको ओवरऑल ओवरलुक कर रहे हैं उसको कि इस कैपिटल को कैसे लेके चलना है. यहां बात करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन की. ओवर कैपिटलाइजेशन occurs when the company has issued more in debts and equity than its assets are worth. If this is the case, the market value of the company is less than the total capitalized value of the company. यहां इस चीज को ऐसा समझते हैं कि कंपनी के पास बैकएंड में इतने एसेट्स नहीं है, बट बाहर उन्होंने इक्विटी और डेट से इस तरह से शो किया है कि कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है. और जब वो बाहर शो करती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है. क्लियर. और इसमें क्या होता है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी कम होती है, लेकिन टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ कंपनी ज्यादा होती है. अगर हम फॉर इंस्टेंस उस बिजनेस को सोल्ड आउट करने जाए मार्केट में, तो उसकी रियल वर्थ इतनी नहीं होगी, क्योंकि हम तो बेसिकली सोल्ड आउट एसेट्स पे करेंगे, और एसेट्स की इतनी वर्थ ही नहीं है जितनी हम इक्विटी में दिखा रहे हैं. क्लियर. कॉजेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. सबसे पहला कॉज ओवर कैपिटलाइजेशन का, ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल. ओवर इश्यू ऑफ कैपिटल कैसे होता है कि डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग की गई है इन ऑर्डर टू लीड एक्सेसिव इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. जब आप जरूरत से ज्यादा शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन होती है. बाहर तो ये शो होता है कि आपने बहुत ज्यादा कैपिटल इशू कर लिया, लेकिन पीछे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की कि हमें पैसा कितना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, acquiring assets at inflated price. हमने वो एसेट तब परचेज किया जब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ चुकी थी, और वो फॉर द टाइम बिंग होता है. उस एसेट की प्राइस फॉर द टाइम बिंग इंक्रीज हुई थी, और जब हमने उसको बिजनेस में ले लिया और 6 महीने के बाद हमने उसी एसेट को रिवैल्यू किया, तो उसकी अमाउंट 50% कम आ रही थी. अब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो यही शो रहा होगा कि हमने एसेट्स एक्सपेंसिव प्राइस पे परचेज किया है और सामने उतना पेमेंट की है. तो ओवर कैपिटलाइजेशन इज ऑल अबाउट कि हम बाहर कंपनी की पोजीशन को बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं. क्लियर. अब आ रही है फॉर्मेशन ड्यूरिंग द बूम पीरियड. हमने कंपनी को उस टाइम पीरियड पे फॉर्म किया है जहां पे बहुत ज्यादा हैवी प्राइसेस चल रही थी. उसकी वजह से जो रियल वैल्यू ऑफ द कंपनी है वो कम होगी उसकी बुक वैल्यू से, और उसकी वजह से अर्निंग्स बहुत कम हो जाएंगी. डन. नेक्स्ट, ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स. ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स में बात करते हैं. यहाँ पे promoters or directors overestimates the earning of the organization, which ultimately raise the capital. हमने बहुत ज्यादा उनको पैसे दे दिए कि आप जो फंड्स रेज कर रहे हैं, उन पे जो फोरकास्टेड अमाउंट था वो बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हमने शो कर दिया. डन. इनएडुकेट डेप्रिसिएशन. इनएडुकेट डेप्रिसिएशन में बात करते हैं कि हमने जो टोटल एसेट्स हमारे पास थे उन पे डेप्रिसिएशन की मेथड जो अप्लाई किया है वो सही अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से जो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, और उसकी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से एसेट्स ओवर वैल्यू शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो वर्थ ऑफ एसेट्स है वो बहुत कम है, जो हमारी अर्निंग्स को कम शो कर रहे हैं.
फर्दर लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, हमने डिविडेंड पॉलिसी ऐसे बना ली कि हर साल डिविडेंड देना है। जब हम हर साल डिविडेंड देते हैं तो बाहर मार्केट में हमारी कंपनी की एक इमेज बन जाती है कि इस कंपनी के पास पीछे बहुत सारा पैसा है, जबकि हमने जो अर्निंग्स की थी, हमारे पास जो प्रॉफिट आया था, वो पूरा का प्रॉफिट हमने डिविडेंड्स में ही दे दिया, तो पीछे तो कुछ बचा ही नहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर एक्सपेंशन के लिए। क्लियर? जब हमने डिविडेंड टाइमली बेसिस पे पे करते गए तो पीछे रिजर्व्स में तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ रिजर्व्स। जब पीछे रिजर्व्स नहीं है तो हमारे पास सिर्फ बजाय एक रिफ्लेक्शन ही आ रही है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे एक्चुअल उसकी वर्थ उतनी नहीं है जितनी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट, हैवी प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस। हमने बिजनेस की बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि ये हमने ये भी कर दिया, इसको प्रमोट कर दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, और उसकी वजह से एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हुए और अल्टीमेटली हमारा नेट प्रॉफिट इफेक्ट हुआ। और अब नेट प्रॉफिट के थ्रू हमारे पास इतने पैसे बैकअप में है ही नहीं कि हम उस एडवर्टीजमेंट को मीट कर सके। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि जब टैक्स रेट गवर्नमेंट पॉलिसी की बात की थी, उसमें टैक्सेशन की बात, जब टैक्सेशन बहुत ज्यादा अमाउंट का पे करना पड़ता है तो हमारा नेट प्रॉफिट इफेक्ट होता है। जब नेट प्रॉफिट में उतना पैसा होगा ही नहीं तो हम आगे डिविडेंड कैसे पे करेंगे, और जो भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा वो भी हम डिविडेंड में पे कर देंगे, तो हमारे पास रिजर्व्स में क्या बचेगा? जब रिजर्व्स में कुछ नहीं बचेगा तो फर्दर एक्सपेंशन की तरफ कैसे जाएंगे? हम जितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिजनेस को, उतना पीछे बैकएंड में उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रहे। ग्रोथ होनी चाहिए लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 साल में हमने ग्रोथ शो की और तीसरे साल में एकदम से हम लॉस शो कर रहे हैं, तो तीसरे साल में एकदम से लॉस होता नहीं है। हमारी ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से लॉस क्रिएट होते हैं कि पीछे बैकएंड में तो पैसे ही नहीं है, फिर तो लॉस अकर होगा। Clear? Now this is undercapitalization. A company is said to be undercapitalized if its real value or market value is higher than book value of its assets. मतलब पीछे assets की इतनी वैल्यू नहीं है लेकिन उसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है। ये एक पॉजिटिव पिक्चर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे आपके बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स कम है लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ज्यादा है। अंडर कैपिटलाइजेशन को हम ये नहीं कह सकते इनएडुकेट कैपिटल है, यहाँ पे आप टर्म को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पीछे शेयर वैल्यू बुक वैल्यू कम है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है। कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, किन किन सर्कमस्टांसेस में अंडर कैपिटलाइजेशन होती है? वही जो ओवर कैपिटलाइजेशन के कॉजेज थी, अगर उनको रिवर्स कर दिया जाए तो वो कॉजेज बन जाएंगे अंडर कैपिटलाइजेशन के, जिसमें सबसे पहले अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल। हमने प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं किया कि हमें पैसा कितना चाहिए, हमने कम एस्टिमेट किया, हमने कम लिया और कम लेके हमने सक्सेसफुली बिजनेस को रन किया। जब हमने सक्सेसफुली रन किया तो बाहर रिफ्लेक्शन ये आया कि इसने सक्सेसफुली अर्न किया है, इसका मतलब पीछे इसके पास इतना पैसा होगा, जाके पीछे पैसा नहीं है हमारे पास, बुक वैल्यू तो कम है लेकिन मार्केट वैल्यू एकदम से बढ़ गई कि पीछे इसके पास पैसा है। तो हम अपने बिजनेस को जब 6 मंथ्स 12 मंथ्स के बाद सोल्ड आउट करने जाएंगे तो वो हमारा हैवी प्राइसेस में सोल्ड आउट होगा। हमारे जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो हाई अमाउंट में सोल्ड आउट होगा। डन। अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, पता नहीं फ्यूचर में अर्न कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अभी प्रॉपर्ली मैनेज कर सको करो, क्योंकि अभी हम अपना सारा प्रॉफिट अगर आज डिविडेंड में नहीं देते कि पता नहीं कल पैसे हो ना हो, तो एटलीस्ट डिविडेंड ना पे करो या फिर डिविडेंड कम पे करो लेकिन प्रॉफिट रखो फर्दर एक्सपेंशन के लिए। और जब वो प्रॉफिट रखा जाता है फर्दर एक्सपेंशन के लिए और उसकी बेसिस पे फर्दर एक्सपेंशन की जाती है तो बिजनेस की एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है और वही
हमारी मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। डन। प्रमोशन ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब वैल्यूज बहुत कम थी, जब मार्केट में प्राइजेस बहुत कम थी, हमने वो प्रमोशन एक्टिविटीज की जो कि हमारे लिए फ्री में थी, क्योंकि हमने इतना टेक्निकली इंतजार कर रहे थे कि कब इनकी प्राइसेस कम हो और कब हम प्रमोशन करें, और उस प्रमोशन को हमने इतना पॉजिटिवली लिया कि हमारे पास पीछे बिजनेस की वर्थ इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। भाई इतना पैसा पीछे होगा या नहीं होगा, इस साल डिविडेंड पे नहीं करते, अगर देंगे भी तो इतना देंगे कि सिर्फ उनको पैसे मिले, हमसे पैसे जाए ना। डन। वेरी एफिशिएंट मैनेजमेंट, एक एक चीज पे नजर रखना कि कौन सी चीज आउट हो रही है, कौन सी पॉलिसीज आउट हो रही है, कौन से मेथड्स आउट हो रहे हैं। तो प्रॉपरली जब ये मैनेजमेंट चीजें देख रही होती है तो एक एफिशिएंटली रिफ्लेक्शन आ रहा होता है मार्केट प्राइस में। डिजायर ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उनके एक प्रॉपर कंट्रोल होता है इक्विटी पे, कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, फ्यूचर के लिए बचा हुआ है या नहीं है, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या हमारे पास सरप्लस है जिससे हम डिविडेंड पे कर सकें, राइट। Moving toward assignment 2. In this pandemic, explain the need of financial planning and how it helps to sustain the business. Explain the remedies of overcapitalization and undercapitalization.